सो वेलकम टू शुक्ला टी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला टी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रयोजन मूलक के बारे में। प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वास्तविक रूप से आती है। तो हिंदी साहित्य का जो पेपर 3 होता है यानी पेपर 3 जो होता है बीए थर्ड ईयर यानी बीए तृतीय वर्ष यानी बीए फाइनल ईयर की परीक्षा में जो पार्ट होता है आपका पेपर 3 यानी थर्ड पेपर जो होता है उसके अंतर्गत प्रयोजन मूलक हिंदी से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो वही मेन मोटिव है कि प्रश्न आखिरकार कहाँ से पूछे जाते हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे। उसको हम सिलेबस यानी विषय वस्तु या पाठ्यक्रम बोल सकते हैं। तो सिलेबस डिस्कशन है ये 2021 का। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप में कौन कौन से पाठ, कौन कौन से अध्याय, कौन कौन से लेसन इत्यादि शामिल हैं और उनको किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे समझना है और वो सारा का सारा मटेरियल कहाँ पे मिलेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो है अन्य वीडियोस अगर आपकी लेसन से संबंधित अन्य सब जैसे मैंने बताया कि तृतीय प्रश्न पत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी के अभिप्राय से मैं वीडियो में बनाऊंगा या कामकाजी हिंदी के बारे में वीडियो बनाऊंगा। जैसे पत्रकारिता में किस प्रकार की हिंदी लगती है, अनुवाद में किस प्रकार की हिंदी लगती है, मीडिया लेखन में किस प्रकार की हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, साथ ही पत्राचार भाषा कंप्यूटिंग्स में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। इन सभी को जानने के लिए मैं एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो बीए थर्ड ईयर में अगर आपने हिंदी साहित्य है, आपका विषय वस्तु आपने चुन रखा है, उसको निकाला नहीं, उसको छोड़ा नहीं है, तो आप अच्छे तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट पर और दूसरा एक यूट्यूब चैनल है बीए ग्रेकर, दोनों पे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि किन किन अध्याय का हमको पढ़ना है सीरियल वाइज। देखें यहाँ पे इससे पहले वीडियोस अपलोड हो चुका है पेपर 2 का हिंदी साहित्य को लेकर के। उसको आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखें। साथ ही नेक्स्ट पेपर आपका अगला पेपर जो फर्स्ट पेपर होता है उसका भी वीडियो अपलोडेड है। तो इन सभी वीडियोस को आप देख सकते हो, अच्छे तरीके का ज्ञान आप इससे प्राप्त कर सकते हो। लगभग तीनों दोनों जो है आधे आधे घंटे के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, एक फर्स्ट पेपर को लेकर और एक सेकंड पेपर को लेकर। देन आज इस वीडियो में हम तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे, थर्ड पेपर। दोस्तों थर्ड पेपर जब हम खोलते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसा कि इसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन का क्या मतलब होता है? प्रयोजन, ठीक। तो जब किसी चीज़ को प्रयोजित करके कोई कार्य करना हो या फिर कोई ऐसी कामकाजी भाषा हो या सरकारी दफ्तरों में किसी भाषा का प्रयोग होता हो, तो इस प्रकार की भाषा को हम प्रयोजन मूलक के अंतर्गत रखते हैं। तो चाहे वो प्रयोजन मूलक इंग्लिश, प्रयोजन मूलक या तो उनकी भाषा है वो अपनी इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखेंगे। तो हिंदी की मैं बात करूँ तो प्रयोजन मूलक हिंदी होती है जिसमें पाठ्यक्रम की अगर हम चर्चा करें तो फर्स्ट आपका होता है प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय होता है, इसका क्या मतलब है, इस पर देखते हैं। देन सेकंड जो आपका लेसन मतलब सेकंड के अंतर्गत दो पार्टों में मतलब दो भागों में हम विभाजित करते हैं। पहले के अंदर हिंदी का अभिप्राय समझते हैं, किस हिंदी का, प्रयोजन मूलक हिंदी का। सेकंड में हम क्या समझते हैं, कामकाजी हिंदी में किस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका यहाँ पे पत्राचार भाषा कंप्यूटिंग्स, ठीक। सेकंड है आप खा में पत्रकारिता, गा में मीडिया लेखन, घा में अनुवाद। इन सब में किस प्रकार की हिंदी शब्दावलियों का प्रयोग होता है, क्या पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है अन्यथा नहीं किया जाता है, किस प्रकार की भाषा होती है, यही सब जानना होता है इन सब में, ठीक। अब बात करते हैं पत्राचार की। पत्राचार यहाँ पे देखिए, अब एक एक को मैं यहाँ से अच्छे तरीके से समझते हैं कि पत्राचार के अंतर्गत किन किन चीज़ों का, किन किन टॉपिक्स का हम अध्ययन करते हैं। तो पत्राचार में कार्यालयी पत्र हो गए, इसे किसी कार्यालय ऑफिस में लेटर वगैरह लिखना हो तो उसके लिए जो है इस हिंदी का प्रयोग करते हैं पत्राचार। व्यावसायिक पत्र हो गया, व्यावहारिक पत्र या फिर संक्षेपण बोल सकते हो आप। और संक्षेपण वो प्रक्रिया होती है, संक्षेपण मीन्स होता है जैसे कि मान लिया कि 2 पैराग्राफ यानी 150 शब्दों का कोई पैराग्राफ है, उसको आपको अगर बताना है तो आप 100 शब्दों में उसको बता दीजिए, तो उसी को संक्षेपण बोला जाता है। जैसे संक्षेपण का मैं उदाहरण देना चाहूँ आपको तो एक आध दो उदाहरण मैं दे सकता हूँ, आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे कुछ छोटे छोटे उदाहरण हम लें, जैसे कि मान लिया संक्षेपण का मैं उदाहरण ले रहा हूँ कि महात्मा गांधी के हाथ घुटने तक लंबे थे। तो इसमें अगर आप टोटल गिनेंगे महात्मा गांधी के हाथ घुटने तक लंबे थे, इसमें टोटल 7 वाक्य आपको आएंगे, मतलब 7 शब्द मिलेंगे इस वाक्य में।
लेकिन अगर इसी चीज़ को यानी महात्मा गांधी के हाथ घुटने तक लंबे थे, इसको हम दूसरी भाषा में लिखें यानी संक्षेपण इसका अगर हम करें तो हम कह सकते हैं मित्रों कि महात्मा गांधी अजान बाहु थे। बाहु का मतलब होता है हाथ घुटने तक लंबे होना। तो इसका मतलब कि हम इसको 3 शब्दों में बयां कर गए कि महात्मा गांधी अजान बाहु थे। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम और भी ले लें, जैसे कि जब जब दुराचारी अत्याचारी अनाचारी राजाओं की चर्चा होगी तब तब रावण का नाम पहले आएगा। इसमें लगभग आप देखेंगे तो 14 से 15 16 शब्द ऐसे पढ़ेंगे। अगर हम इसी भाषा को और कम शब्दों में कहना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं कि दुराचारी राजाओं की चर्चा में जब दुराचारी राजाओं की चर्चा के बीच रावण का नाम पहला होगा, तो इसमें 11 शब्द होंगे। ठीक, इसी प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कि जाओ तुम्हें ऋण से मुक्त कर दिया गया है। अब ये 8 शब्द हो गया। अगर इसका संक्षेपण करना चाहे तो जाओ तुम ऋण मुक्त हो गए। ठीक, जैसे कुछ संक्षेपण के मैं बात बताऊं संक्षेपण में, जैसे कि अगर रानियों के महल का जो भीतरी भाग होता है उसको हम अंतःपुर कहते हैं। तो इसी प्रकार के कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे आपको पता चले कि संक्षेपण में किन किन शब्दावलियों का प्रयोग करना होता है। जैसे पारिभाषिक शब्दावली, जैसे कोई आवारा। अब आवारा का मतलब होता है जो इधर उधर भटकता हो या दर दर भटकता या घूमता रहता हो, उसको आवारा कहते हैं। अब आप जो दर दर भटकता है घूमता है ये शब्द नहीं वहाँ पे, मतलब ये वाक्य नहीं यूज करेंगे, उसके स्थान पर एक शब्द छोटा सा यूज कर देंगे आवारा। जैसे बहुपत्नित्व होता है, तो बहुपत्नित्व ये पारिभाषिक शब्दावली है। अब इसका मतलब अगर देखें हम तो एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा। अब इतने बात को हम एक से जैसे मान लिया हमने बताया कि फला जनजाति में एक जो है कि एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा है, या फिर जो है उसमें किसी धर्म में मैंने बता दिया कि उस धर्म में अधिक पत्नी रखने की प्रथा है। अब इसी वाक्य को हम अगर बोलना चाहें संक्षेपण की भाषा में, तो संक्षेपण की भाषा में हम बोलेंगे कि फला धर्म में बहुपत्नित्व व्यवस्था है। तो कितने कम शब्द में होगा। ऐसे ही जो है अजान बाहु मतलब घुटने तक लंबी बाह वाला। इसी प्रकार विशेषज्ञ का मतलब होता है किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला। इस प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण, बड़े उदाहरण भी होते हैं। ठीक, उसमें आपको एक शीर्षक बनाना होगा। शीर्षक बनाने के बाद में उसका संक्षेपण लिखना होगा। जैसे किसी चीज़ की मान लिया एक मैं वाक्य पढ़ना चाहूँ आपके सामने कि आनंद प्राप्ति मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। इसे पाने के लिए वह इधर उधर भटकता रहता है। शाश्वत सुख की अनुभूति उसके जीवन की प्राथमिकता है। इसकी पूर्ति के लिए वह तरह तरह के माध्यम तलाशता रहता है। शैशव काल में माँ की गोद से गोद उसे आनंद देती है। बाल्यावस्था में खिलौने, छात्र जीवन में पुस्तकें, यौवन में स्त्री तथा धन संचय उसे आनंद देते हैं। उसके बाद वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। संतान मोह तथा यश प्राप्ति में आनंद पाता है, परंतु जिन भौतिक चीज़ों में वह आनंद खोजने की चेष्टा करता है वे आनंद से रहित हैं। यदि इनमें से एक में भी आनंद होता तो व्यक्ति उसी में लीन रहता। उसे आनंद पाने के लिए बराबर आनंद के केंद्र बदलने नहीं पड़ते। वस्तुतः आनंद भौतिक वस्तुओं में है ही नहीं। अब ये लगभग 125 शब्द आपका पड़ेगा। मैं इसको हालांकि मैं बताऊंगा, इसकी पिक वगैरह आपके सामने प्रस्तुत करके बताऊंगा उदाहरण के तौर पर, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बताऊंगा संक्षेपण क्या होती है। संक्षेपण एक टॉपिक आएगा कि हिंदी जो है हिंदी साहित्य में बीए थर्ड ईयर थर्ड पेपर के लिए संक्षेपण एक टॉपिक लिखा रहेगा वहाँ पे। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। उसमें पिक वगैरह लेकर के पूरा जो है यहाँ पे जो मैंने पढ़ा है उसको लिख के बताऊंगा कि इसका आप शीर्षक क्या रखें। अब आनंद प्राप्ति मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है, यहीं से हम यहाँ पे शीर्षक निकालेंगे। तो सच्चे आनंद की तलाश की जा रही है जीवन में, तो शीर्षक हम रखेंगे क्या, सच्चा आनंद। अब इसमें अगर हम संक्षेपण करते हैं तो जो 125 शब्द में हमने आपके सामने पढ़ा वही हम 42 शब्द में बयां कर सकते हैं। जैसे कि आनंद प्राप्ति के लिए व्यक्ति जीवन भर भटकता रहता है। माँ की गोद से लेकर गृहस्थाश्रम के विविध क्रियाकलाप में बहुत सारी चीजें आ गई कि यौवन में स्त्री और धन संचय का आनंद लेता है। छात्र जीवन में पुस्तकें, बाल्यावस्था में खिलौने, शैशव काल में माँ की गोद में उसे आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार की बातों को ना लिख करके हम ये लिखते हैं कि माँ की गोद से लेकर यानी माँ के गोद से लेकर गृहस्थाश्रम के विविध क्रियाकलाप। अब इसके बीच में छोटे से लेकर के बड़े तक की जो क्रियाकलाप हैं जिसमें खिलौने भी आ गए, सारी चीज़ें आ गई, तो उसमें हम आनंद खोजते हैं। अब इतने लाइन में होगा। उसके बाद में और लिख देंगे कि परंतु आनंद भौतिक वस्तुओं में है ही नहीं, इसलिए व्यक्ति कहीं न एक जगह मन को लीन नहीं कर पाता, इसलिए दर दर भटकता रहता है।
वही वहाँ पे भी है। ठीक, तो इतने बड़े मतलब इस संक्षेपण का मतलब सीधा सीधा है कि किसी वाक्य को संक्षेप में लिख देना या किसी वाक्य को शब्द बना देना, या बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा उसको दो तीन चार लाइन में बयां कर देना, या 150 शब्दों की शब्दावली को हम कितने शब्दों में लिख दें, 100 शब्दों में, 25 शब्द में, 30 शब्द में, 42 शब्द में, 75 शब्द में, मतलब इस प्रकार का भी संक्षेपण हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसमें निर्भर शब्दावलियाँ किस प्रकार से हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला हम नेक्स्ट स्लाइड की चर्चा करते हैं। वहाँ पे पल्लवन हो गया, प्रारूपण और टिप्पणी। तो पल्लवन मतलब होता है, पल्लवन जब आप पढ़ेंगे तो पल्लवन जो होता है, अगर मैं पल्लवन की बात करूँ तो यह अंग्रेजी के एक्सपेंशन शब्द से बना है, इसका समानार्थी है। ये एक प्रकार की गद्य रचना होती है पल्लवन। जैसे कि ये एक प्रकार से मैं बताऊँ तो पल्लवन की का जो लेखक होता है उसकी मानसिक विचारधारा, कल्पना शक्ति और मौलिक उद्भावना जो होती है, साथ ही क्षमता भी ले लें हम और भाषा सामर्थ्य ले लें उसका, तो इन सभी का परिचय मिलता है पल्लवन जब वो रचना होती है। पल्लवन जो शब्द है वो पल्लव से बना है, जैसे कोई बीज, खाद और पानी पहले मतलब पाकर पहले अंकुरित होता है, फिर उसमें तने लगती हैं, फिर शाखाएं लगती हैं और शाखाओं में पल्लव आते हैं। उस प्रकार कोई सूत्र, वाक्य, उक्ति विशिष्ट विषय और विचार बिंदु लेखक की अपनी कल्पनाशीलता, मौलिकता एवं प्रवाहमयी मयी सुललित भाषा द्वारा विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है। पल्लवन निबंध जैसी ही एक रचना होती है, कुल मिलाकर के ये समझिए। तो निबंध क्या होता है, बड़े मतलब प्लेटफॉर्म पे होता है, यानी बड़े लेवल में होता है, मतलब बड़ा होता है पल। तो जो निबंध होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो पल्लवन होता है दोस्तों, पल्लवन छोटा होता है निबंध की अपेक्षा। ठीक, सीमित स्वरूप वाली गद्य विधा है ये। ठीक, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं पल्लवन क्या होती है। पल्लवन की अगर लिखने की विधि हो तो मैं बताऊं तो पहले जो चीज़ें दी होती हैं उसमें एक पैराग्राफ दिया होता है, उसका लिखा रहता है कि उसका पल्लवन कीजिए। तो उसमें आपको पहली बार जो दिया गया वाक्य है या सूत्र वाक्य है उसको पहले सही से पढ़ लेना चाहिए ध्यान से, उसके बाद में उस पर भली भांति चिंतन कर लें, मनन कर लें, उसका आशय भी समझने का प्रयास करें। जैसे बहुत होता है, जैसे आप भले तो जग भला, अभी बोल दिया गया इसका पल्लवन कीजिए, सॉरी हाँ इसका पल्लवन कीजिए। ठीक है, बोल दिया गया अधजल गगरी छलकत जाए, एक सधे सब सधे सब सधे सब जाए। इस प्रकार से इसका हम कर सकते हैं। ठीक है, जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गदयपि गरीयसी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, करत करत अभ्यास की जड़मत हो सुजान। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, किसका क्या कर सकते हैं, उसका पल्लवन कर सकते हैं। ठीक है, तो पल्लवन मीन्स होता है कि छोटे वाक्य को बड़े में विस्तृत करके उसको समझा देना। अब वो ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ठीक ना, उस पॉइंट से आप हटें, जो चीज़ बताई गई है सेम उसी पर हम चलते रहें। ठीक, प्रारूपण इसी तरीके से इसी प्रकार से टिप्पणी करना है। ठीक है, अब प्रारूपण मतलब होता है किसी चीज़ का प्रारूप प्रस्तुत करना। ठीक, प्रारूप कि हाँ जैसे संविधान का प्रारूप क्या है, प्रारूप समिति बनी, पहले पूरी चीज़ का उसको मतलब डाटा बैठा लेना अपने माइंड में, उसका प्रारूप बना लेना। ठीक, ऐसे टिप्पणी है। ठीक, अगला है नेक्स्ट भाषा कंप्यूटिंग। भाषा कंप्यूटिंग जो है इसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग देखेंगे, डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है उसको देखेंगे, और फांट प्रबंधन पे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक पत्रकारिता। पत्रकारिता का स्वरूप देख लेंगे, वर्तमान परिदृश्य किस प्रकार से है इसका, समाचार लेखन देखेंगे, शीर्षकीकरण, पृष्ठ विन्यास, इन सभी पर चर्चा करेंगे। साथ ही संपादन कला की दृष्टि से देखेंगे, तो संपादन कला में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फीचर लेखन, पृष्ठ सज्जा एवं प्रस्तुतिकरण, इन सभी को देखेंगे हम। ये टॉपिक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको ऐसे रखे रहिएगा। मैं इस पे वीडियो हो सकता है सब पे बनाऊँ, लेकिन इस वीडियो में अच्छे खासे व्यू वगैरह आ जाते हैं, तो फिर जो है मैं सोचता हूँ इस पर। मीडिया लेखन में संचार भाषा का स्वरूप आप देखने को पाएंगे और वर्तमान संचार व्यवस्था देखेंगे कि किस प्रकार से वर्तमान में संचार व्यवस्था है, 5G लॉन्च होगा या नहीं होगा, 5G लॉन्च होने जा रहा है, अभी तक 4G में चल रहे हैं आप, पहले LTE चलता था। ठीक है, वो LTE चलता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख संचार माध्यम, जैसे प्रेस है, रेडियो, टीवी, फिल्म, वीडियो, ठीक, तथा इंटरनेट माध्यम उपयोगी लेखन प्रतिविधि। फिर अनुवाद के रूप में हम देखेंगे स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया अनुवाद की, कार्यालयीय अनुवाद किस प्रकार से होता है, वैज्ञानिक लोग अगर अनुवाद करते हैं तो किस प्रकार से होता है, तकनीक रूप से अगर अनुवाद किया जाए तो उसको उसको हम किस प्रकार का महत्व देते हैं हिंदी साहित्य में, वाणिज्यिक अनुवाद। विविध प्रकार के अनुवाद पर चर्चा करेंगे, साथ ही पारिभाषिक शब्दावलियों को देखेंगे। ठीक, वेंटिंग आंसू अनुवाद इत्यादि सभी पर हम चर्चा करेंगे।
दोस्तों ये था मोटी मोटा आपका जो है क्या एक प्रारूप ही था। प्रारूपण जैसे आप देखेंगे प्रारूपण क्या होता है, संक्षेपण क्या होता है, पल्लवन क्या होता है, भाव पल्लवन क्या होता है, भाषा कंप्यूटिंग क्या होती है, इन सभी पर मैं चर्चा करूंगा एक एक करके। तो आप जो है बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। मेरे चैनल से आप अगर आप बने रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लाभ ही होगा, कोई हानि तो नहीं होगी। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल से बने रहते हैं मित्रों तो इसी प्रकार की जो है वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, जिससे एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सकेगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।